अरे वो वीकेंड पे तो चेक हो जाते हैं। पीपीटी चैप्टर 1 में। हाँ सारा है। नहीं, मंडे को, मंडे क्लास खराब हुई थी। फ्राइडे को आप लोग पैसे नहीं लेते क्लास उसमें। मंडे की क्लास खराब हो जाती। Assalamu alaikum, sir. हाँ। ये जी जी चैप्टर 2 शुरू करो। चैप्टर 2 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इसमें जो बेस आपकी जो होती है ना, बिल्ड करता है इकोनॉमिक्स की, वो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है। चैप्टर 1 जो था वो बस इंट्रोडक्शन था थोड़ी थोड़ी चीजों का, लेकिन चैप्टर 2 में जो चीज ग्राफ्स हम पढ़ेंगे या जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर इकोनॉमिक्स जितनी भी आपने पढ़नी है। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर जो है द प्राइस सिस्टम से रिलेटेड है। प्राइस सिस्टम। ठीक है। प्राइस सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इट इज द वे ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ अ गुड in the market without government intervention.
ठीक है, तो इकोनॉमिक हमने 3 इकोनॉमिक सिस्टम देखे थे उसमें जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और उसमें देखा था कि एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है वेयर द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, बाय द स्टेट, एंड स्टेट सेट द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी गुड। ठीक है, वहां स्टेट डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में भी अगर आप देखें अभी कुछ चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट सेट करी, जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस सबसे इंपॉर्टेंट, और पेट्रोल प्राइसेस आर सेट बाय द स्टेट। हर 15 डेज के बाद गवर्नमेंट प्राइस सेट कर देती है। अच्छा, शुगर की प्राइस भी गवर्नमेंट सेट करती है। ये बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ चीजों की प्राइसेस सेट करती है और कुछ चीजों की प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो रही होती है। जैसे आपका मैकडोनल्ड की प्राइस है, नाइकी की प्राइस है, या आपके स्कूल की फी है, दैट इज नॉट सेट बाय द फ्री बाय द स्टेट। वो प्राइसेस जो है प्रोड्यूसर खुद सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सिस्टम है वो ये प्राइस सिस्टम, ये मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम है। ये बता रहा है कि अगर गवर्नमेंट नहीं सेट करती प्राइस तो किसी भी गुड की प्राइस कैसे सेट होती है। तो कहते हैं कि जो प्राइस जो है वो सेट होगी थ्रू मार्केट फोर्सेस, और वो मार्केट फोर्सेस जो है वो दे आर डिमांड एंड सप्लाई। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना चाह रहे हैं, तो वो जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई, यानी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स विल सेट द प्राइस, नॉट द स्टेट। ठीक है, स्टेट प्राइस सेट नहीं करती। ठीक है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट जब नहीं होगी तो फिर प्राइस किस तरह सेट होनी है? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्या है? इसको एक एडम स्मिथ जो मार्केट इकोनॉमी, जिसको कहते हैं फादर ऑफ मार्केट इकोनॉमी, उसको वो इसको ना इनविजिबल हैंड कहता है मार्केट फोर्सेस को। ठीक है, क्योंकि ये फोर्सेस हैं, नजर आने वाले कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं, जो फोर्स है पीछे वो डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड जो है वो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज फ्रॉम कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर्स। ठीक है, दैट शोज देयर विलिंगनेस एंड एबिलिटी, दैट शोज देयर विलिंगनेस एंड एबिलिटी। दो चीजें और इंपॉर्टेंट, बाय डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ गुड at various prices over a specific time period. ये कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे, और ये क्या शो करती है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी, कंज्यूमर्स की विलिंगनेस एंड एबिलिटी। Sir, जी जी। sir, ability तो income होती है, willingness क्या होती है? डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट, Okay. you want to buy that product. So willingness is your desire to buy that product, and ability is it's available income, वो इनकम के साथ रिलेट होगी। ठीक है, तो डिमांड जो है वो विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों होनी चाहिए। आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय लैंड क्रूजर, but I don't have the money. There is not a demand, it's only a willingness. ठीक है, he can buy land cruiser but he doesn't want to buy it, he's not willing to buy it, उसको पसंद नहीं, तो वो भी डिमांड नहीं है। तो डिमांड मार्केट में वही होगी जिसके लोगों के पास पैसे होंगे और लोग वो चीज बाय करना चाहेंगे, दैट इज अ डिमांड। अदरवाइज डिमांड नहीं होगी मार्केट में। जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कि जैसे टोयोटा करोला और होंडा पाकिस्तान में बन रही है और सप्लाई हो रही है, क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड है। हम कहते हैं इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड बहुत ज्यादा का मतलब है कि लोगों के पास पैसा भी है और लोग उसको बाय भी करना चाहते हैं।
तो डिमांड ज्यादा है। कभी आपने नहीं कहा कि लोग मर्सिडीज की डिमांड बहुत है, मर्सिडीज की डिमांड है लेकिन वो इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। तो डिमांड जो है उसमें विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों आ रही है। चाहते तो हर कोई है कि हमारे पास मर्सिडीज हो या बीएमडब्ल्यू हो, लेकिन पैसे नहीं है। हर कोई चाहता है कि लैंड क्रूजर हो, लेकिन पैसे नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं फॉरेन टूर पे जाऊं, लेकिन पैसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत है लेकिन दे डोंट वांट टू बाय टोयोटा। वो कहते नहीं, हमें टोयोटा नहीं चाहिए, ठीक है, हमें लैंड क्रूजर ही चाहिए, ठीक है, पैसे उनके पास बहुत है। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों होनी चाहिए। तो डिमांड जो है वो कंज्यूमर डिमांड जो है वो विलिंगनेस एंड एबिलिटी पे बेस्ड है। ओनली डिजायर, ये एमसीक्यूज आते हैं इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। whether demand is the desire of the people to buy a product, no, it's wrong. Demand is the ability of the people to buy a product, no, it's wrong. Demand is the willingness and ability, desire and the money, both are included into that, ठीक है। तो ये डिमांड जो है विलिंगनेस एंड एबिलिटी पे बेस करेगी। सही है, मेरा समझ आ गया? जी सर। ठीक है, इसी तरीके से जो सप्लाई है वो भी विलिंगनेस एंड एबिलिटी, सप्लाई फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव। That shows their willingness and ability to sell different unit of a good at various prices over a specific time period. ये प्रोड्यूसर्स का विलिंगनेस एंड एबिलिटी है। और प्रोड्यूसर का विलिंगनेस किस पे बेस करेगा? जी हमजा, प्रोड्यूसर का विलिंगनेस किस पे बेस करेगा? जी सर। प्रोड्यूसर का विलिंगनेस किस पे बेस करेगा? इस डिमांड सर, डिजायर। नहीं, प्रोड्यूसर क्या करेगा? क्यों प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल अ प्रोडक्ट? यस सर। डिमांड को छोड़े, डिमांड ज्यादा चीज है। तो डिमांड होगी, तो डिमांड होगी। नहीं, एक प्रोड्यूसर जो है वो क्यों विलिंग होगा बेचने को? हाँ, प्रॉफिट। प्रोड्यूसर इज प्रॉफिट मेकर, तो वो जो है उसकी विलिंगनेस बेस करेगी प्रॉफिट। एक प्राइवेट प्रोड्यूसर है वो डिमांड बाद में क्रिएट कर लेगा। बाद दफा जो नई प्रोडक्ट होती है उसमें एक मार्केट प्रोडक्ट होती है, एक नई न्यू प्रोडक्ट होती है। न्यू प्रोडक्ट जैसे मोबाइल भी तो फर्स्ट टाइम आए थे ना, लोगों को पता ही नहीं था मोबाइल फोन क्या है। उसे डिमांड बाद में डिवाइड की थी, डिमांड बाद में क्रिएट की थी, दिखा के लोगों को ये देखो मैंने नई चीज बनाई है देखो। तो वो डिमांड जो है वो बाद में क्रिएट हुई थी। डिमांड इज नॉट द विलिंगनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और एबिलिटी, मुजम्मिल, एबिलिटी किस पे बेस करनी चाहिए? हाँ जानिए, खाली कैपिटल पे। जी आपका क्या नाम है यार? फहद? इरफान? इरफान, एबिलिटी किस पे बेस करनी चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबल कैपेसिटी।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे बेस करेंगे। रिसोर्सेज हैं मेरे पास कि नहीं है, तो खाली कैपिटल नहीं, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज है ना, तो एंटरप्राइज नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो 3 फैक्टर्स है, लैंड लेबर कैपिटल मेरे पास है कि नहीं है, मेरे पास होगा तो मैं एबल हूँ सप्लाई करने। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास लेबर ही नहीं है, मेरे पास मशीनरी के लिए पैसे नहीं है, मशीनरी नहीं बाय तो मैं क्या करूँ? आई एम विलिंग टू सेल मर्सिडीज इन पाकिस्तान। पैसे नहीं है ना, मुझे वो फ्रेंचाइज है ना, मेरे पास कोई उसका लाइसेंस लेने की वो है ना, मेरे पास प्लाट लगाने के पैसे हैं, तो आई एम विलिंग टू सेल मर्सिडीज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आई डोंट हैव द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शायद मेरे पास पैसे हैं, लेकिन इफ आई एम हैविंग द जो है क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबिलिटी मेरे पास अगर वो विलिंगनेस हो, कि मैं बता दूं कि विलिंगनेस है, आई वांट टू प्रोड्यूस मर्सिडीज इन पाकिस्तान, बट आई डोंट हैव द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बट इफ आई हैव अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आई डोंट वांट टू सेल। जैसे ओरिजिनल मर्सिडीज, अब 2 नंबर मेरे वाला मर्सिडीज नहीं, ओरिजिनल मर्सिडीज, व्हाई दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान? क्या वो गरीब हैं? they can easily install come and sell in the Pakistan, in Pakistan, ठीक है, ability वो उनके पास है, लेकिन they are not willing to sell in Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान में उनको पता है इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा। हमारी गाड़ी एक्सपेंसिव है, पाकिस्तानियों की इनकम जीडीपी पर कैपिटा बहुत लो है, ये टोयोटा कोरोला ही ले सकते हैं मैक्सिमम, बस इससे ऊपर नहीं जा सकते, ये वो नहीं आएगा हमारे मुल्क में। ठीक है, हमारे मुल्क में नहीं आता। स्टारबक्स को देख लें, वॉलमार्ट को देख लें, वॉलमार्ट इंडिया के अंदर उसके 7 बड़े स्टोर हैं, और वॉलमार्ट का जो एनुअल रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान का जीडीपी $350 बिलियन है, $350 बिलियन। वॉलमार्ट का रेवेन्यू 800-900 बिलियन डॉलर है। पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है, तो वो एक स्टोर नहीं बना सकता है। he has the ability, Walmart has the ability to operate in Pakistan, but he is not willing। वो कहता है इनको किराना स्टोर की आदत पड़ी हुई है, या कहाँ जाएगी आउटस्कर्ट्स में गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके, क्योंकि वॉलमार्ट बड़े स्टोर होते हैं ना, वो शहर से बाहर होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चले रवात में बना हुआ है जाके वॉलमार्ट बड़ा, आईकिया भी ऐसी है, वो भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं। तो लोग, पाकिस्तानियों की हैबिट नहीं है, उनको पूरी मार्केट रिसर्च करते हैं वो लोग, वो पूरी मार्केट रिसर्च करते हैं और वो देखते हैं कि लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस जगह हमारी चीज परचेज करेंगे नहीं करेंगे। इवन देखें, स्टारबक्स नहीं आता पाकिस्तान में, क्योंकि वो आप समझते हैं हम बड़ी कॉफी पीते हैं, बड़ा वो करते हैं, वो कहता नहीं कोई कॉफी नहीं पीते ये लोग, ये तो अभी चस्के लेते हैं कॉफी के। यहाँ पे वो ग्लोरिया जीन्स और इसी में बस काफी है इनके लिए। स्टारबक्स को हाई सेल्स चाहिए पाकिस्तान। अभी ये टिम हॉटन आया, अभी देखें वो भी उसमें जो फ्रेंचाइज उसने दी है। स्टारबक्स बेसिकली मुझे लगता है फ्रेंचाइज नहीं देता, वो अपने आउटलेट खुद खोलता है जाके ना। बाकी टिम हॉटन है, ये बाकी जो डंकन डोनट है और ग्लोरिया जीन्स है, ये सारे ये फ्रेंचाइज देते हैं। ठीक है, तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी, प्रॉफिट आपके मुल्क में जो चीज सप्लाई हो रही है मार्केट में, टोयोटा और होंडा अगर बिक रही है, मेट्रो पाकिस्तान में है, नेस्ले है पाकिस्तान में, ये सब मल्टीनेशनल है, टेलीनॉर है, ये मल्टीनेशनल है। तो वो बेसिकली विलिंग एंड एबल है, उनको ये पता है कि एबिलिटीज उनमें बहुत होती है मल्टीनेशनल कंपनीज में ना, उनके पास एफओपीज बहुत होते हैं। विलिंग प्रॉफिट पे देखते हैं वो हमारी प्रॉफिट है कि नहीं। क्यों नेस्ले पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है? पूरे यूरोप में उसकी इतनी सेल्स नहीं है जितनी उसकी पाकिस्तान में सेल्स है। नेस्ले पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सेल्स है उसकी, इंडिया चाइना में उसकी बहुत ज्यादा सेल्स है, पूरे यूरोप में इतनी नहीं है, क्योंकि यूरोप में तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ही नहीं है। उसकी जो बच्चों वाली प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना में चलती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है, बर्थ रेट हाई है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसकी यूरोप में चीजें वो नहीं चलती जो ये पाकिस्तान में चलती है, उसकी सेल्स बहुत ज्यादा है। जब वो आता है पाकिस्तान में, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को देख लें, यूनिलीवर को देख लें, ये सब पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर विलिंग एंड दे आर एबल। ठीक है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं दे माइट नॉट कमिंग टू द पाकिस्तान ड्यू टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है उनकी यहाँ। ठीक है, तो ये बेसिकली तो यही डिमांड एंड सप्लाई। तो एक मार्केट में जो चीज भी सेल हो रही है, आपकी मार्केट में जो चीज भी बिक रही है, उसके पीछे डिमांड है और सप्लाई है। डिमांड अलग है, सप्लाई अलग है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि कंज्यूमर की जो प्रोड्यूसर का विलिंगनेस है वो डिमांड पे बेस कर रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि शुरू में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड नहीं भी होती, लेकिन प्रोड्यूसर को पता होता है कि इस मुल्क में जाके मैं जब ऑपरेट करूंगा तो मेरी सेल्स, मेरे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, मैं नई चीज को लॉन्च करूंगा तो इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो उस मुल्क में जाके वो सप्लाई करते हैं।
तो प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाता है, और कंज्यूमर जो है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है सारा काम। कंज्यूमर जो डिमांड करता है वो सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, उसकी विलिंग एंड एबिलिटी जो है वो डिमांड जो है वो डिजायर, जो मैंने लिखा था, डिजायर मीन्स दे वांट टू सेटिस्फाई देमसेल्फ। आप जो चीज बाय करते हैं, मैं ये चाय पी रहा हूँ, मैं अब सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न एज अ प्रॉफिट। कंज्यूमर प्रॉफिट नहीं लेता रिटर्न में, कंज्यूमर एफओपीज नहीं लगाता, कंज्यूमर सिर्फ मनी लगाता है। कंज्यूमर के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कंज्यूमर के पास सिर्फ पैसा है, इनकम, वो इस इनकम को स्पेंड करता है। ठीक है, डिजायर का मतलब है दे डिराइव द सेटिस्फेक्शन इन रिटर्न। प्रोड्यूसर लैंड लेबर एंड कैपिटल लगाता है, वो लैंड लेबर कैपिटल लगा के वो डिजायर नहीं लेता, वो क्या करता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो कंज्यूमर का विलिंगनेस सेटिस्फेक्शन डेरिवेशन है, और प्रोड्यूसर का विलिंगनेस जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। कंज्यूमर का एबिलिटी, उसका इनकम है कि उसके पास इनकम है कि नहीं है। प्रोड्यूसर का एबिलिटी, उसकी रिसोर्सेज है कि उसके पास वो रिसोर्सेज बाय करने के पैसे हैं या वो रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर है। जी समझ आ गया? ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? जी हमजा ठीक है? Yes, yes, sir. जी मैं ये सब करूंगा, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है उसकी इनकम और उसकी विलिंग, उसकी एबिलिटी, उसकी जो है क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन, उसने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है बाय स्पेंडिंग द इनकम ही इज हैविंग। प्रोड्यूसर ने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है वट एवर द इनकम और रिसोर्सेज ही इज हैविंग। ठीक है, अब ये दो अलग अलग देखें, दो अलग अलग अब एक बाउंड्रीज हैं दोनों की, एक उधर जाएगा, एक प्राइस चाहेगा ज्यादा हो, प्रोड्यूसर चाहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मैं चीज महंगी से महंगी बेचूं। कंज्यूमर के पास क्योंकि पैसे थोड़े से हैं, वो कहता है मैं थोड़े पैसे खर्च करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन दूं। ठीक है, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कंज्यूमर चाहेगा कि मुझे ये चीज जो है सस्ती से सस्ती मिले, वो कम प्राइस का नहीं, वो पुश करेगा प्राइस को नीचे जी, और प्रोड्यूसर जो है वो पुल करेगा प्राइस को ऊपर। ये प्राइस का सिस्टम जो है ना, इसको समझने के लिए वो जो होता है कि वो अक्सर वो अफगानी कारपेट बेच रहा होता है ना, वो अक्सर पठान है अफगानी जो भी, जो अक्सर गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग में, तो कारपेट डाल के आ जाता है और वो आगे कहते हैं, आप पूछते हैं कितने, क्या कहते हैं 30,000 रुपये। अच्छा वो आपसे पूछ, तो आप कहते हैं जी 5,000 का देना है, दे दो। आप कस्टमर हैं, आप उसको नीचे पुश कर रहे हैं प्राइस को, वो पुल कर रहा है 30,000, ना उसकी 30,000 मानी जाएगी ना आपकी 5,000 मानी जाएगी। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा वो नीचे आएगा, भैया अच्छा जी आखिरी बात करूंगा 20,000 रुपये। आप कहते हो नहीं जी बस अब गाड़ी स्टार्ट कर, देखो 10,000 का देना दे दो वरना मैं जा रहा हूँ बस, और 15,000 में जो है एग्रीमेंट हो गया। तो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो कारपेट जो बिका, बिक गया, अगर नहीं बिका वो मार्केट नहीं है, फिर वो प्राइस सेट नहीं हुआ। अगर वो 15,000 का सेल हो गया, दैट इज द मार्केट प्राइस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वो कल को चेंज भी हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने ले लिया, उसे 15,000 का, पीछे मुजम्मिल खड़ा था, इसने कहा जी तुमने उसको दिए, सर को दिए, मुझे भी दो, फिर वो भी देगा। अब जितने भी यूनिट बिक रहे हैं बिकेंगे उसी 15,000 रुपये पे, जो इनके लोग हैं सारे। अगले दिन क्या होगा कोई पता नहीं, अगले दिन हो सकता है वो 25,000 का बेचें, अगले दिन का मार्केट प्राइस 25। तो मार्केट प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से जब डिटरमिन होगी, तो ये एक वो है क्या कहते हैं स्ट्रगल है दोनों के दरमियान। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड यानी कंज्यूमर का लॉ क्या है। कंज्यूमर का लॉ कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड are negatively related to each other.
they are negatively related to each other. That means higher the price, less will be the quantity demanded. And vice versa, और एक वर्ड यूज होता है ceteris paribus. All non-price factors are assumed constant. ठीक है, वो कहता है कंज्यूमर का कॉन्फ्लिक्ट है प्राइस के साथ. वो कहता है प्राइस ज्यादा होगी, अब इसका क्या मतलब है, नेगेटिवली रिलेटेड, ये लिखा हुआ है. प्राइस ज्यादा होगी, मैं कम यूनिट बाय करूंगा. प्राइस कम होगी तो मैं ज्यादा यूनिट बाय करूंगा. क्वांटिटी डिमांडेड जो जी, शेयर्स मार्केट डिमांड सप्लाई भी चलती है. ठीक है, जब मैं प्राइस बढ़ रही होती है मैं कम बाय करता हूँ, प्राइस कम होती है तो मैं उसकी रीजन क्या है, मेरी इनकम कांस्टेंट है. ये देखिए, मेरे पास अगर इनकम अगर $100 है और प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस जो है किसी भी गुड की $25 है, तो मैं कितने यूनिट ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ. 25 इंटू 4. ठीक है, अगर प्राइस हो जाए 50, मैं कितने ले सकता हूँ? 2. और प्राइस अगर हो जाए 100 हो जाए फॉर एग्जाम्पल. अब इसमें कसूर किसका है? प्राइस का कसूर और मेरी इनकम का भी कसूर. खाली प्राइस का कसूर नहीं है. प्राइस तो चले मार्केट की वजह से बढ़ गई, ठीक है. दूसरा कसूर मेरी इनकम का है कि मेरे पास पैसे नहीं. मेरे पास पैसे नहीं है, ईमान मुकर जाएगा जी मेरे को तो है ही ₹100, सॉरी मेरे पैसे है ही नहीं 100 से ज्यादा. ये है सिट्रस पेरिपस. मेरे पास पैसे नहीं है, बस मैं अकेली आइसक्रीम खाऊंगी, ₹100 की होगी. जात की होती तो मैं दूध आपको भी खिला देती. ठीक है, मैं कहूँगा ₹200 ले लो, 2 खिला दो, कहीं है ही नहीं पैसे. ये जो है ही नहीं मेरे पास पैसे ना, ये सिट्रस पेरिपस. अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यानी प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है कि नहीं है. रियलिटी में ऐसा नहीं होता. रियलिटी में बाज दफा आपके पैसे ज्यादा हो जाते हैं. लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास इनकम लिमिटेड है, कंज्यूमर का इनकम लिमिटेड होता है, तो जब प्राइस बढ़ना शुरू होती है ना, जैसे मुल्क में इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी प्राइस बढ़ना ही होता है ना. तो इन्फ्लेशन जब होती है, प्राइस बढ़ना शुरू होती है, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है. लोग कम बाय करते हैं, कम यूनिट्स बाय करते हैं. जरूरत के टाइम देखें, रोटी जब ₹5 की थी उस टाइम भी लोग खाते थे, अभी भी खाते हैं. ₹25 की है, खाते हैं. लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जहां वो 4 रोटियां खाता था गरीब, अब वो शायद 2 पे गुजारा करके चला जाता है, कि उसकी अमाउंट लिमिटेड है. हमारे घर में खराब हो रही होती है, हम जब उतनी ले रहे होते, हमें नहीं फर्क पड़ता. ₹5 की थी तो हमारे घर में अगर 10 रोटियां आती थी, आज 25 की है तो भी 10 आ रही हैं, और वो खराब हो रही होती है, काम वालों को दे रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हमारे हमेशा फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिट्रस पेरिपस नहीं है. लेकिन वो मजदूर जो डेली वेजिस पे काम करता है,
उसको देखें, उसकी इनकम लिमिटेड है, उसको ये भी नहीं पता कल मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे इनकम। तो वो आज अगर वो पहले 5 रुपए में 10 रोटियां खा लेता था या 5 रोटियां खाता था, वो शायद 2 रोटियों पे गुजारा कर लेता। तो उसको देखें, वो उसकी इनकम सेटिस पेरिबस है। तो वो इसलिए जब रेट बढ़ता जाएगा क्वांटिटी डिमांड का, तो कंज्यूमर बिहेवियर ये है, दिस इज अ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर ऑलवेज वांट टू बाय more units when the prices are low and buy less units when the prices are getting high, because consumers income is limited, fixed। तो खाली कंज्यूमर इनकम नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसे यहां लिखा हुआ ऑल नॉन प्राइस फैक्टर्स अज्यूम कांस्टेंट। तो ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल कब होगा? जब ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होंगे तो ये लॉ नहीं है। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ईमान के पास बहुत पैसे हो जाए, ओके जी, चलिए ठीक है, तो सर 100 की होगी है, कोई बात नहीं, हम फिर भी लेंगे। ठीक है, हम 2 लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास 200 रुपए आ गए। फिर हमने तो ये कहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल हुआ, प्राइस 100 रुपया हो गई, क्वांटिटी डिमांड फिर भी 2 है, तो लॉ तो अप्लाई नहीं हुआ। तो इसलिए वो कहते हैं इकोनॉमिक्स के, जब लॉ आपने अप्लाई करना है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी, प्राइस फॉल करेगी क्वांटिटी डिमांड प्राइस करेगी, तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना। और बाकी सारी चीजें कौन सी हैं? प्राइस के अलावा सारी चीजें कौन सी कांस्टेंट है? खाली इनकम नहीं, एक कांस्टेंट ये भी हो सकता है कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी भी ना हो। जैसे जी, जैसे नाइकी 25,000 का आराम से मिल जाता होता था, लेकिन अब 50,000 का हो गया है डॉलर के रेट की वजह से। फिर भी हम कहते हैं लेना तो नाइकी लेना, तो मतलब डिमांड कम नहीं हुई ना। तो इसका मतलब ब्रांड लॉयल्टी इज नॉट कांस्टेंट। हमें ब्रांड लॉयल्टी जो है दिमाग में हमारे हमेशा रहती है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि 25 का मिले 50 में, हमने लेना है वही लेना। ठीक है, आइसक्रीम सर्दियों में डिमांड कम हो गई है भाई, प्राइस तो ज्यादा नहीं हुई। लॉ तो ये कहता है डिमांड उस टाइम कम होगी जब प्राइस ज्यादा होगी। आइसक्रीम की प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम हो गई है, क्यों? क्योंकि वेदर है, सीजन है। तो सीजन आ गया, सीजन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। सूप की डिमांड बढ़ जाएगी तो सूप की प्राइस तो कम नहीं हुई जी। चाय सर्दियों गर्मी दोनों में चलती है जी, चाय, लेकिन चाय कॉफी ज्यादा डिमांड हो जाती है, आपको पता है सर्दियों में। तो सीजन अफेक्ट कर रहा है, तो सीजन भी एक फैक्टर है। तो लॉ खराब हो रहा है ना। हम तो कह रहे हैं कि क्वांटिटी, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी प्राइस की वजह से, किसी चीज की डिमांड कम होगी तो प्राइस की वजह से। लेकिन जब ये दूसरे फैक्टर्स आने शुरू होते हैं ना, फिर वो लॉ प्राइस वाला खराब हो जाता है, वो नहीं होता एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, इसी अदर फैक्टर्स को खत्म करने के लिए कोक और पेप्सी ने 40 साल कंपेन चलाई है। वो कंपेन क्या चलाई है कि पेप्सी एंड कोक आर नॉट द कोल्ड ड्रिंक, दे आर द सॉफ्ट ड्रिंक। मेंटली दिमाग खराब किए लोगों का। ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। क्या होता था कोल्ड ड्रिंक? सर्दियों में डिमांड कम हो जाती थी। उन्होंने कहा ये किससे का कोल्ड ड्रिंक है? ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये खाने को सॉफ्ट करके अंदर लेके जाती है आप। ये तो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं है, ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है, हर फूड के साथ आपने लेनी है। ठीक है, तो देखें पूरी दुनिया के अंदर पानी पिए ही नहीं जाता। यूरोप यूरोप में पेप्सी चलती है, कोक चलती है, वहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो डिमांड थी कि सीजन आएगा तो डिमांड फिर मेरी कम हो जाएगी। आइसक्रीम वालों को टेंशन है, सूप वालों को टेंशन है, स्वेटर जैकेट वालों को टेंशन है। ठीक है, समर क्लॉथ वालों को टेंशन है। ठीक है, पेप्सी कोक को टेंशन खत्म हो गई है। हाँ, यानी वो एक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग होती है ना, साइकोलॉजिकली मार्केटिंग को चेंज कर दी। तो साइकोलॉजिकल मार्केट जो है ना, ये मार्केटिंग की बड़ी जबरदस्त टेक्निक है मार्केटिंग की। देखे ना, हर कपड़े धोने वाला साबुन सर्फ है। सर्फ तो एक ब्रांड है, एरियल भी है, बोनस भी है, पता नहीं क्या कुछ है।
ठीक है ना। लेकिन जो सारे कहते हैं वो सर्फ डाला है वॉशिंग मशीन में कि नहीं डाला है? क्या है, सर्फ ने ब्रांड बना दिया हुआ है दिमाग में, हर कपड़े धोने वाला साबुन सर्फ, हर सफेद बोतल पाकिस्तान में 7 अप है, चाहे वो आप उसको उठा के कोई गोरमे कोला की सफेद बोतल देते हैं, वो कहता है 7 अप। ठीक है, तो ये होता है जो है ना, ये कहते हैं लोगों के माइंड चेंज कर देना। ठीक है, आप तो पैदा नहीं हुए तो जमाने में पाकिस्तान में हर जूस जो था ना डब्बे वाला टेट्रा पैक वाला जूस में फ्रॉस्ट होता था, उसका नाम कंपनी थी, शिजान भी था, पता नहीं टॉप्स भी था, बहुत सारे जूस होते थे, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा दिमाग में बैठा फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट। नेस्ले ने आगे अपना जूस निकाला, लेकिन लोग कहते थे फ्रॉस्ट। नेस्ले को इतनी तब चढ़ी उसने फ्रॉस्ट ही खरीद लिया पूरा, उसे पूरी कंपनी को पैसे देके बढ़ा दिया, मल्टीनेशनल कंपनी थी ना, उसे टेक ओवर कर लिया। उसने कहा कितने पैसे चाहिए, उन्होंने कहा जितने पैसे चाहिए, उन्होंने कहा ये लो। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना पैसे दे के तो जो है ना सारे का सारा उसने परचेज कर लिया, फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट का नाम खत्म हो गया। ठीक है, जी, अरे नहीं, ये मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये देखें, तो ये बेसिकली आपका है, तो आपने प्राइस, अदर फैक्टर्स, हमने ये जो ब्रांड लॉयल्टी और इस तरह की जो चीजें हैं इसको खत्म करना है, हम सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। ये लॉ उस टाइम अप्लाई होगा जब प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो ये लॉ है। और इस लॉ को जब आप इसको डायग्रामेटिकली बनाएंगे ना, तो ये देखिए ये नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, वो कह रहा है नेगेटिवली रिलेटेड है, तो डिमांड ऐसे करके ऐसे बनेगा, कर्व भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी पर टाइम, पूरा लिख लेते हैं, क्वांटिटी ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो इसलिए क्वांटिटी पर टाइम। एग्जाम में आप Q/T भी लिख दें काफी है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं ऑन द वाई एक्सिस, तो ये यही बताता है कि प्राइस हाई होगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस लो हो जाएगी तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, इसको कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, इसको कहते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। तो डिमांड हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड बनता है। नहीं नहीं, इसी को इसी के ऊपर कर ले, T1। वो आप ये कहेंगे कि प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होने से नहीं, दोनों को बस ऐसे कर लो, बस ऑपोजिट, अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है, दोनों एक ही तरफ घर बना के। प्राइस ऊपर जाएगी तो क्वांटिटी इधर आ जाएगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी तो चली जाएगी, ग्राफ में दिखा दो। इसको मूवमेंट अलोंग द कर्व कहते हैं, ये है मूवमेंट अलोंग द कर्व, कि आप इधर से इधर मूव करें या आप इधर से इधर मूव करें। जी ऑनलाइन सही है, टाइम हो गया जी। मीरब, हमजा, शरी, समझ आ गया? जी सर। देखते बनाया नहीं है, देखते हैं। हाँ, 12/8 होता है या वो होता है क्या कहते हैं, बाकी एमसीक्यूज होते हैं, केस स्टडी में छोटे छोटे होते हैं, एमसीक्यूज भी होंगे ना, मिक्स होंगे होंगे। एमसीक्यू तो लाजमी है ना हर टेस्ट में। जी, क्या था? वो उसके एमसीक्यूज में भेज दूंगा आपको आज, वो करके घर से आना, फिर कल यहाँ डिस्कस कर लेंगे शुरू में ना। ठीक है, वो पॉसिबल हमने पैसे तो पढ़ लिया था, उसके एमसीक्यूज में शीट भेज देता हूँ आपको ना, आप उनको गो थ्रू कर लें, घर पे कर लें होमवर्क में, फिर उसको कल हम डिस्कस कर लेंगे। आयशा समझ आया? आयशा ना, ठीक है, वो समझ आया बिल्कुल, अभी आज शुरू किया हमने सब। इरफान आपको भी समझ आया? कौन सा वाला बुक है?
वो रूट्स मिलेनियम में जो होता था, हाँ वो कर। अच्छा 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 अच्छा। क्या नाम है आपको? अफान अफान अफान। कितने? सरशर। किधर है अबू बकर आजकल? अमेरिका चला गया वो। वो मेरे घर आता था मुझे लगता है। घर नहीं आता, घर भी आता था शायद। हाँ। वो मुझे लगता है वो एवरी, मुझे लगता है घर पे भी मेरे पास आता था। घर पे मैं ग्रुप पढ़ाता ना, शायद उसमें आता था वो अबू बकर में। वहां पे भी आता था वो, हैवी बाइक। ठीक है, मच बिजनेस में काम। असल गेम सारी है ना एनालिसिस की है।